हेलो गाइस, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ऑन रेन्यूएबल एनर्जी। जो मैं इन्वायरमेंट सीरीज से रिलेटेड वीडियोस बना रहा था तो उसका ही ये पार्ट है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में देख लेंगे। अब दिस इज़ अबाउट मी। और तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को ऑन रेन्यूएबल एनर्जी। तो रेन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स में देखेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड 20 सवाल आता है, तो एक आध सवाल, एक या दो सवाल रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार पूछा गया था जो फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी होती है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उससे एसी या डीसी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक स्टेटमेंट था उसमें दिया हुआ था कि एसी प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली वो एसी नहीं डीसी प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा एक बार एक स्टेटमेंट था कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टैरिफ रेट्स डिसाइड करता है सोलर एनर्जी के लिए। तो इनफैक्ट वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा डिसाइड की जाती है, ना कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो काफ़ी इवन इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे भी क्वेश्चन था। इनफैक्ट मेंस में भी ऑलरेडी अभी तक 3 सवाल पूछा जा चुका है, तो उन तीनों सवाल को भी डिस्कस कर लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो प्रीलिम्स में एक या दो सवाल होते हैं, और मेंस में अगर आप देखेंगे जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। इवन इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉपिक मेंशन्ड है जिसमें एनर्जी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, तो उसमें मे भी हो सकता है कि एनर्जी में भी रेन्यूएबल एनर्जी की नॉलेज रिक्वायर्ड हो, या फिर इनफैक्ट एक सवाल रेन्यूएबल एनर्जी पे भी आ सकता है। तो एनर्जी सेक्टर को देख लेते हैं। तो टोटल एनर्जी से रिलेटेड 5 मिनिस्ट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। इवन डिबेट भी चल रही थी कि इन पांचों मिनिस्ट्रीज को मर्ज कर देना चाहिए ताकि एनर्जी से रिलेटेड एक कंप्रिहेंसिव या फिर यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जा चुकी है, क्योंकि अभी काम काफी सेग्रीगेशन में चलता है, आइसोलेशन में चलता है। एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, कोल से रिलेटेड एज द नेम सजेस्ट। एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर। तो और उसके अलावा एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी है। रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी है। तो देख लेते हैं रेन्यूएबल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी काफ़ी प्रोस्पेक्टिव एरियाज है। उसके अलावा बायोमास है, उसके अलावा स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होते हैं, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। तो इन सारे के बारे में देख लेते हैं। उल्टा से स्टार्ट करते हैं। तो टाइडल एनर्जी में, एनर्जी प्रोडक्शन में होता क्या है कि टरबाइन को मूव करना पड़ता है। तो टरबाइन को मूव करने के लिए फास्ट फ्लोइंग वाटर होना चाहिए या फिर स्टीम होना चाहिए जो टरबाइन को मूव करेगा। तो टाइडल एनर्जी में जो टाइड्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है तो उसको यूज किया जाता है फॉर मूविंग टरबाइंस, और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ, उस हीट को यूज करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, और फाइनली फिर टरबाइन को मूव किया जाता है। वेस्ट टू एनर्जी ऐसे ये इमर्जिंग फील्ड है, तो काफ़ी फॉर्म्स हैं जिसमें वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन होता है। अब एक को डिस्कस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंसिनरेशन जैसे एक कॉमन टेक्निक है। उसके अलावा स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है और एक स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट के द्वारा 25 मेगावाट से कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट। आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। और अगर 25 मेगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है देन दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो स्मॉल और लार्ज में डिफरेंस होता है, जो क्रिटिकल फैक्टर है दैट इज 25 मेगावाट्स। उसके अलावा एक बायोमास है। बायोमास में क्या होता है, कंपोस्टिंग प्रोसेस होती है जिसके तहत जो बायोमास है उसको बायो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक 2013-14 के आसपास बीएआरसी ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने निसारगुना टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था, जिसके तहत होता क्या है, वो एक बायोगैस प्लांट का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। उसके अलावा विंड एनर्जी में क्या होता है कि विंड की वेलोसिटी को यूज किया जाता है टरबाइन को मूव करने में। और सोलर एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी और दूसरी होती है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। तो दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आने वाले स्लाइड्स में, क्योंकि सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है फोटोवोल्टेक्स वगैरह उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। अब रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस क्यों किया जा रहा है, तो उसके 4 रीजन है: एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सेसिबिलिटी और अबुंडेंस। तो अब इन चारों फैक्टर्स को देख लेते हैं। अब एनर्जी का प्रोडक्शन अभी इंडिया में लगभग 350 गीगावाट्स होता है। तो आने वाले टाइम में एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और उसके लिए एक सस्टेनेबल सोर्स हो सकता है रेन्यूएबल एनर्जी। लगभग इंडिया की एनर्जी डिमांड 3.5% पर ईयर बढ़ते रहती है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा, तो कुछ एनर्जी रेन्यूएबल एनर्जी से भी प्रोड्यूस की जा सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस काफी ज्यादा होता है अगर कोल या फिर गैस को काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो डेफिनेटली रेन्यूएबल पे इसलिए भी फोकस ज्यादा दिया जा रहा है।
साथ में एक्सेसिबिलिटी और अबुंडेंस का भी इशू है। एक्सेसिबिलिटी का इशू इसलिए क्योंकि कुछ फार ऑफ एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं, डिफिकल्ट टेरेन होता है, तो वहाँ पे वायरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो कोई आइसोलेटेड ट्राइबल विलेज है फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब उसको ग्रिड से कनेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे भी रेन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन ऑर्डर टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। और उसके अलावा अबुंडेंस, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया में। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा है, तो विंड एनर्जी प्रोडक्शन भी काफ़ी हो सकता है। तो जितना पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज भी नहीं किए, तो वो भी एक रीज़न है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो कुछ फैक्ट्स फिगर्स देख लेते हैं जो आपको ऐसे ही पता होने चाहिए। अब क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन से जो डेथ्स होती हैं इंडिया में, लगभग 12 लाख प्री मैच्योर डेथ्स होती है, तो काफ़ी ज़्यादा डेथ है। तो अगर वो पॉल्यूशन को कम करना है तो डेफिनेटली रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा इमिट होता है कोल से जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट में, तो उसको कम करना है तो उसके लिए आपको रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना होगा। और फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस के चलते सी लेवल राइज होता है। ऑलरेडी डेटा कहता है कि 19 सेंटीमीटर का राइज हो चुका है इन द लास्ट सेंचुरी। उसके अलावा ग्लोबल टेम्परेचर हैज ऑलरेडी राइजन बाय 1.2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। और डिजास्टर्स की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, साइक्लोन्स की और इवन ड्रॉट्स एंड फ्लड्स की। तो ये क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो रिस्क है इसको कम करना है तो डेफिनेटली हमको रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना होगा। तो कुछ डेटा जो आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे 12 लाख डेथ्स या फिर 19 सेंटीमीटर राइज इन सी लेवल या फिर राइज इन टेम्परेचर अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल अभी ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कि रेन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी स्टेप्स ले रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी मेजर जो स्टेप लिया है वो एक नेशनल सोलर मिशन है। अब जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंडिया का एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम है, डेट इज NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो उसमें 8 मिशन है, एक मिशन नेशनल सोलर मिशन भी है। तो नेशनल सोलर मिशन को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, जब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैं जो वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एक मेजर स्टेप लिया जा चुका है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। और इंडिया ने टोटल अभी तक जो INDCs डिक्लेयर किए हैं वो 3 INDCs डिक्लेयर किए अंडर द पेरिस क्लाइमेट टॉक्स। तो उसमें एक INDC है दैट इंडिया विल प्रोड्यूस 40% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। तो आपको तीनों INDCs पता होने चाहिए और एक INDC यहाँ पे रेन्यूएबल से भी रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकता है कि नॉन फॉसिल फ्यूल की जगह रेन्यूएबल डाल दे, तो वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करना है और नॉन फॉसिल फ्यूल में रेन्यूएबल भी आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आता है। और फिर इंडिविजुअल टारगेट्स भी सेट किया गया है। 2022 तक इंडिया का टारगेट है कि 175 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। तो किससे कितना प्रोड्यूस करना है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल टारगेट है 175 गीगावाट्स, जिसमें सोलर का 100 है, विंड का 60 है, बायो एनर्जी का 10 है और स्मॉल हाइड्रो का 5 है। और अभी तक कितना अचीव कर लिया गया है, तो सोलर का 100 में 32 किया गया है, विंड का 60 में 38 किया गया, बायो एनर्जी में 10 का जो टारगेट था उसमें 9 गीगावाट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस इंडिया कर रहा है ईयरली बेसिस पे। और साथ में स्मॉल हाइड्रो में टारगेट 5 गीगावाट्स का है, तो इंडिया ऑलरेडी 4 गीगावाट्स लगभग प्रोड्यूस कर रहा है। तो विंड, बायो एनर्जी और स्मॉल हाइड्रो में हम लोग ट्रैक पे हैं, लेकिन सोलर में काफी पीछे हैं। अगर मैं सोलर की बात करूं तो उसमें जो बाइफर्केशन है 100 गीगावाट्स का, 60 गीगावाट्स प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम सोलर पार्क्स और 40 गीगावाट्स प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल्स। तो 60 गीगावाट जो प्रोड्यूस होने हैं सोलर पार्क्स में से, तो उसमें से 28 प्रोड्यूस हो रहे हैं अभी, मतलब टारगेट 60 है सोलर पार्क से सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन, और प्रोड्यूस अभी 28 हो रहा है। और जहां तक रूफटॉप सोलर पैनल्स की बात है तो टारगेट है 40 गीगावाट्स, लेकिन अभी प्रोड्यूस 3 to 4 गीगावाट्स हो रहा है। तो मेजरली हम रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोडक्शन में काफी पीछे है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ अभी इंडिया में जो रफली एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो 350 गीगावाट्स का होता है। तो कोल से कितना प्रोड्यूस होता है परसेंटेज टर्म्स में और फिगर के टर्म्स में, फिर गैस से कितना होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कितना होता है, न्यूक्लियर से कितना होता है, रेन्यूएबल से कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेन्यूएबल एनर्जी का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने स्लाइड्स में नहीं डाला है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉपिक मेंशन्ड है मेंस के GS3 में उसमें एनर्जी मेंशन्ड है। तो डेफिनेटली एनर्जी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप एक व्हील फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में आप अगर दिखा दोगे कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का भी हाल हिसाब ये है, उसमें इतना कोल से हो रहा है, इतना गैस से हो रहा है, इतना रेन्यूएबल से हो रहा है, इतना न्यूक्लियर से हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा।
अब उसके अलावा सोलर के बारे में मैं बताया था कि मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो सोलर एनर्जी जो प्रोडक्शन होती है दो तरीके से होती है, एक होती है फोटोवोल्टेक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। अब जो सोलर रेज अर्थ की तरफ आती है उसमें आईआर रेज भी होते हैं, इंफ्रारेड रेज। और इंफ्रारेड रेज को यूज करके क्या किया जाता है, सोलर हीटिंग किया जाता है। जैसे अब कोई भी अगर यूटेंसिल है उसमें अगर आप पानी रख देंगे, उस पर सोलर रेज पड़ रही है तो वो गर्म होने लगता है। तो वो जब गर्म होता है तो धीरे धीरे वो पानी भी इनफैक्ट क्या होगा कि उसको आप स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्दर उससे आप टरबाइन को मूव कर सकते हैं। या फिर इवन सोलर कुकर्स वगैरह भी बेस्ड होते हैं सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी पे। तो एक ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि सोलर कुकर्स आर बेस्ड ऑन फोटोवोल्टेक इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी, तो वो गलत होगा कि क्योंकि वो इट इज बेस्ड ऑन सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। जो मेन जो फोकस होता है सोलर एनर्जी का वो होता है फोटोवोल्टेक इलेक्ट्रिसिटी पे। अब फोटोवोल्टेक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो एक फोटोवोल्टेक इफेक्ट होता है। फोटोवोल्टेक इफेक्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में पेपर लिखा था और डिस्कवर किया था, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1929 में फॉर फोटोवोल्टेक इफेक्ट। और आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, फोटोवोल्टेक इफेक्ट के लिए ही मिला था। और फोटोवोल्टेक इफेक्ट में क्या होता है कि सोलर पैनल्स होती है, जब उस पर सनरेज पड़ते हैं तो सन की एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। होता क्या है कि जो सोलर रेज होती है, लाइट रेज में एक पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड फोटोन। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए बता रहा हूँ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो वो फोटोन्स क्या होता है कि वो एटम्स पे पड़ता है और एटम से इलेक्ट्रॉन्स को चोक आउट कर दिया जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन्स फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज डीसी इलेक्ट्रिसिटी, नॉट एसी इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है कि फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी से एसी करंट प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि गलत है क्योंकि डीसी करंट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सब फैक्ट्स में यूपीएससी आपको स्वैप करती है और इसी तरह स्टेटमेंट गलत प्रोड्यूस करती है जो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है प्रीलिम्स में। उसके अलावा एक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो वो क्या होता है कि वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है जिसका काम है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना। टैरिफ डिसाइड करना उसका काम नहीं है, टैरिफ डिसाइड करना काम है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का, और वो रेगुलेट होता है अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। और फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि जो फोटोन्स जो सोलर सेल पे पड़ रहे हैं तो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन है तभी वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है इन द सोलर सेल। तो एक इसी को कहते हैं फोटोवोल्टेक इफेक्ट। तो बस आपको एक लेमन टर्म्स में बेसिक्स अगर आपने कल सुन लिया तो मे भी आपको हेल्प कर सकता है कि मे भी ये सवाल दिया जा सकता है ऑल फोटोन्स आर कैपेबल ऑफ शोइंग फोटोवोल्टेक इफेक्ट, तो वो गलत स्टेटमेंट होगा। अब सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया गया था 2010-15 में जब 21st कॉप हो रहा था, और ये 21st कॉप था UNFCCC का। UNFCCC इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये पेरिस में हुआ था, यहीं पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट हुआ था और इंडिया ने इस कंसेप्ट को प्रपोज किया गया था। और 2015 में इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और इसके 121 मेंबर्स हैं। दीज मेंबर्स लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं पे ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही सोलर एनर्जी का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। और कुछ एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे कि जर्मनी भी काफ़ी फोकस करता है रेन्यूएबल एनर्जी पे। जर्मनी लगभग 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रेन्यूएबल दैट इज सोलर और विंड एनर्जी से ही प्रोड्यूस करता है। इंडिया इसका डेफिनेटली फाउंडिंग मेंबर है और इसका जो मेजर मैंडेट है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, जो ये ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, कि टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोलर एनर्जी। ये इसका मैंडेट है। ये आपको टर्म्स में पता होना चाहिए कि टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द मेजर मैंडेट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब जो मेन से रिलेटेड अब देख लेते हैं कि मेन से रिलेटेड क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो एक सवाल ऐसा आ सकता है कि डायरेक्टली सोलर एनर्जी पे आए, या फिर हो सकता है कि एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन रेन्यूएबल एनर्जी पे आए। तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए कि रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं, और दूसरा इंडिया ने अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट रेन्यूएबल एनर्जी। तो दो पार्ट में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये कवर हो जाएगा। तो मेरा जो पीडीएफ होगा आप उसको यूज कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो मैं चैलेंजेस को 6 फोल्ड चैलेंज में डिवाइड किया हूँ: टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज, लैंड रिलेटेड चैलेंज, ग्रिड फ्लक्चुएशन रिलेटेड चैलेंज, लोकल प्रॉब्लम्स और इंटरनेशनल इशूज। अब टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चैलेंजेस में देखेंगे तो अभी जो प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो अगर सोलर सेल्स की बात करें तो अभी जो मैक्सिमम इफिशियंसी है दैट इज 37% 37 to 38%।
इफिशियंसी का ये मतलब होता है कि अगर जितनी एनर्जी सोलर पैनल्स पे पड़ रही है तो उसमें से कितनी परसेंट ऑफ द सोलर एनर्जी को सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो अभी जो इफिशियंसी है डेट इज 37%, 40% से कमी है। तो ये इफिशियंसी इनफैक्ट अभी भी ये टेक्नोलॉजी काफी नासेंट स्टेज में है। और इंडिया से स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में सिलिकॉन प्रोडक्शन या फिर रेयर अर्थ मेटल का प्रोडक्शन काफी कम होता है और उसका यूज किया जाता है सोलर पैनल्स बनाने में। तो इंडिया का मैं इस चीज का प्रोडक्शन कम है, इसी के चलते सोलर पैनल्स इंडिया में अच्छे से वो जो मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है उसको अच्छे से अभी तक यूटिलाइज नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि इंडिया को इसको इंपोर्ट करना पड़ता है मेनली फ्रॉम चाइना। उसके अलावा बैटरी स्टोरेज रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अनडेवलप्ड है। अब फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में डीसी करंट प्रोड्यूस होता है, तो डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है। अब आप घर में देखते होंगे कि इन्वर्टर जो होता है वो डीसी करंट को स्टोर करता है। तो जो सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वो डीसी करंट है, तो उसको स्टोर करना होगा, उसके लिए एक बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी डेवलप्ड नहीं है। ये केवल इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की अगर बात करें तो बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इवन जर्मनी में भी उतना डेवलप्ड नहीं है। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें क्या है कि रेन्यूएबल एनर्जी में आप देखते होंगे कि जो रनिंग कॉस्ट है वो ऑपरेशन कॉस्ट है वो काफी कम है, लेकिन जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा होता है। जब आप सोलर पार्क्स स्टैब्लिश किया जाता है तो अपफ्रंट जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा जो नॉर्मल चैलेंजेस हैं किसी भी एनर्जी प्रोडक्शन में, वो थर्मल पावर प्लांट्स के लिए ले लीजिए चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए ले लीजिए, टैरिफ्स काफी ज्यादा लगाए जाते हैं। या फिर डिस्कॉम का डेट भी काफी ज्यादा होता है। डिस्कॉम आर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो उनका डेट अगर ज्यादा होता है तो डेफिनेटली वो फिर चार्ज भी ज्यादा करेंगे या फिर सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और डिस्कॉम रिलेटेड डेट वाली जो प्रॉब्लम है, हाई टैरिफ्स वाली प्रॉब्लम है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी कंप्रेहेंसिव वे में अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने का उतना मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो रेन्यूएबल एनर्जी पे है। उसके अलावा रेन्यूएबल एनर्जी में चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे वो विंड एनर्जी हो, उसमें लैंड रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। अगर आप विंड मिल्स स्टैब्लिश कर रहे हैं या फिर आप सोलर पैनल्स स्टैब्लिश कर रहे हैं तो काफी ज्यादा काफी ज्यादा एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड होता है। अब खाली लैंड आपको मिलता नहीं है, या फिर आप खाली लैंड अगर ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका भी काफी ज्यादा कॉस्ट होता है। तो इसलिए रूफटॉप को प्रमोट किया जा रहा है। और एक सोलर ट्री बनाया गया था CSIR के द्वारा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका मेन फोकस था कि कम लैंड में ही ज्यादा सोलर पैनल्स को स्टैब्लिश किया जा सके। उसके अलावा वेदर फ्लक्चुएशंस और ग्रिड फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब होता क्या है कि हर दिन उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। किसी दिन क्लाउडी डे हो सकता है या किसी दिन विंड की वेलोसिटी कम हो सकती है, तो उस दिन विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, तो वेदर फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो वेदर फ्लक्चुएशंस होता है तो उसके चलते होता क्या है कि जब रेन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको जब आप ग्रिड में डालेंगे तो ग्रिड में भी फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, जो एक मेजर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और वेदर एंड ग्रिड फ्लक्चुएशन और लैंड रिक्वायरमेंट, ये दो मेजर प्रॉब्लम है रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हैं ही। तो ये 4 प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ये चारों प्रॉब्लम आपके नोट्स में होने चाहिए। उसके अलावा 5वां और 6ठा जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम लोकल लेवल पे देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम इंटरनेशनल लेवल पे देख लेते हैं। अब जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, वहां पे खाली लैंड काफी है, डेजर्ट एरिया, तो वहां पे डेफिनेटली आप सोलर पैनल्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वो लैंड ऐसे भी नहीं यूज हो रहा है तो किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्या होती है कि डस्ट वाला इशू होता है, जो सैंड पार्टिकल्स होता है वो सोलर पैनल्स पे आके चिपक जाता है, जिसके चलते फर्दर जो सोलर पैनल्स की इफिशियंसी और भी कम हो जाती है। और इंटरनेशनल लेवल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा था सोलर पैनल्स का, तो इंडिया ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज लगा दिया था, जिसके चलते क्या हुआ कि यूएसए WTO में केस कर दिया और इंडिया वो केस हार गया। तो इंडिया अब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट नहीं लगा सकता है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि अगर सोलर पैनल्स इंडिया में अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो कुछ कंटेंट, कुछ रॉ मटेरियल्स इंडिया से ही लेना होगा, तो जिसके चलते इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो सकती है। तो ये डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज WTO के तहत इंडिया नहीं लगा सकता है, और इंडिया ने लगाया था तो यही यूएसए ने फिर केस किया डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में WTO, और इंडिया वो केस हार गया। फर्दर अब इंडिया को ये डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज हटाना पड़ा, तो जिसके चलते सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हिंडर कर रही है। और सोलर पैनल्स अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो तो क्या होगा कि डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी वो कम हो सकता है, जो शायद अब मे भी नहीं हो पाए, या फिर सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में उतनी डेवलप नहीं हो पाए। उसके अलावा अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मेजर 2 फोकस है अगर सोलर एनर्जी की बात करें, एक है फोटोवोल्टिक, एक है बेसिकली
सोलर पार्क्स बनाने पे, और दूसरा है रूफटॉप को और इंसेंटिवाइज करने पे। तो वेरियस सोलर पार्क्स अभी तक बनाए गए हैं। जैसे मैं एक आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये शक्ति स्थल है कर्नाटका में, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो मैं भी यूपीएससी आपसे ये पूछ सकती है सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया के किस स्टेट में है, क्योंकि लगभग इसका गीगावाट्स में 1 या 2 गीगावाट्स में इसका एनर्जी प्रोडक्शन होता है। काफ़ी बड़ा ये सोलर पार्क है, इंडिया का सबसे बड़ा है। तो इसी तरह काफ़ी सारे सोलर पार्क्स बनाए गए हैं। उसके अलावा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को, सॉरी, रूफटॉप सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने के लिए नेट मीटरिंग का कंसेप्ट लाया गया था। नेट मीटरिंग का कंसेप्ट में क्या होता है कि आप ग्रिड से एनर्जी लेते हैं और उसके लिए आप पेमेंट करते हैं। तो आप अपने मीटर में देखते होंगे होता क्या है कि आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसका आप डेफिनेटली भुगतान करते हैं, पैसे देते हैं। और कुछ हो सकता है एनर्जी आप रूफटॉप आपका जो पैनल्स है, सोलर पैनल्स, वहां से प्रोड्यूस करें और आप ग्रिड में उतनी आप इलेक्ट्रिसिटी डाल दें। तो जितनी आप यूज कर रहे हैं माइनस जितने आप डाले हैं, आपको उतना का ही बेसिकली भुगतान करना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग। तो डेफिनेटली जो जो घर काफ़ी बड़ा है, या फिर जो लोग सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू रूफटॉप सोलर पैनल्स, तो उन लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए नेट मीटरिंग का कंसेप्ट को लाया गया था। ये 2016 में ही लाया गया था। सूर्य मित्रास को ट्रेन किया जा रहा है अंडर स्किल इंडिया। ये टेक्नीशियंस हैं जिनका काम होगा कि अगर आप रूफटॉप सोलर पैनल स्टैब्लिश किए, कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो सूर्य मित्रास आके वो टेक्निकल ग्लिचेज को सॉल्व कर सकते हैं। साथ में जो पीएसएल लोन्स है, पीएसएल इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो लोन्स है वो उसमें एक कैटेगरी रेन्यूएबल एनर्जी की भी है। जैसे एक एग्रीकल्चर एक कैटेगरी है, एमएसएमई एक कैटेगरी है, तो एक कैटेगरी रेन्यूएबल एनर्जी की भी है। तो काफी आसानी से लोन मिल जाता है कि हर बैंक को एक टारगेट होता है कि इतना लोन तो बेसिकली इन सेक्टर्स में देना है। 40% तो पीएसएल लोन से देना पड़ता है। तो उसमें रेन्यूएबल एनर्जी कवर्ड है। तो जो लोग रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, रूफटॉप सोलर पैनल्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। साथ में एक परचेज ऑब्लिगेशन होता है कि आप अगर सोलर पार्क्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं या फिर सोलर पैनल्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सरकार को खरीदना ही पड़ेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे मैंने बताया, इंडिया ने प्रपोज किया और इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, उसका हेडक्वार्टर इंडिया में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज हुज मेजर मैंडेट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोलर एनर्जी। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट है। ये इंडिया और जर्मनी के बीच में एक प्रोजेक्ट है 35,000 करोड़ रुपीस का। और इसके तहत होता क्या है कि मैंने बताया वेदर फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो वेदर फ्लक्चुएशंस के चलते ग्रिड फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ग्रिड फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है इंडिया और जर्मनी के बीच में। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है डेट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अभी तक टोटल 10 गीगावाट्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी को फीड किया जा रहा है इन द नेशनल ग्रिड। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या करना है कि रेन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको ग्रिड में डालना है, ग्रिड फ्लक्चुएशन कम हो इसको इंश्योर करना है, और साथ में वेरियस माइक्रो ग्रिड्स बनाना है ताकि रेन्यूएबल एनर्जी को आसानी से फीड किया जा सके इन द नेशनल ग्रिड। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से रिलेटेड एक ऑलरेडी 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके अलावा विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 किया। अब क्या है कि विंड एनर्जी हो चाहे सोलर एनर्जी हो, उसमें लैंड की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। तो क्यों ना एक ही लैंड पे सोलर पैनल्स भी स्टैब्लिश किया जाए, साथ में विंड मिल्स भी स्टैब्लिश किया जाए। एक ही पीस ऑफ लैंड पे दो काम होगा। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई, डेट इज विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी ऑफ 2018। सीएसआईआर ने एक सोलर ट्री बनाया था, वो मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं। दिस इज सोलर ट्री। अब क्या है कि इस फैशन में बनाया गया कि कम ही लैंड में ज्यादा सोलर पैनल्स और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो सकती है। अभी आपको लग रहा होगा ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किस एंगल पे टिल्टेड होंगे वेरियस सोलर पैनल्स, ये काफी रिसर्च का टॉपिक होता है। तो कम लैंड में ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो, ये इंश्योर करने के लिए सीएसआईआर की एक लैब ने सोलर ट्री को बनाया था, सो दैट की जो लैंड रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम है उसको कुछ हद तक सॉल्व किया जा सके। उसके अलावा एक कुसुम स्कीम है। कुसुम स्कीम के बारे में आप डिटेल में देख लीजिएगा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या है कि जो फार्मर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो सोलर पैनल्स को एस्टैब्लिश करें। उसके तहत इससे फायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हो जाएंगी, विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी भी उनको मिलेगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली इरिगेशन को भी प्रमोट किया जा सकता है।
और साथ में एक सृष्टि स्कीम है। सृष्टि स्कीम क्या है कि रूफटॉप सोलर पैनल को प्रमोट करने के लिए एक कंप्रिहेंसिव स्कीम है। इसमें इंसेंटिवाइज किया जाता है लोगों को कि वो अपने रूफ पे सोलर पैनल को स्टैब्लिश करें। अब यूपीएससी कभी भी मेंस में कुसुम और सृष्टि स्कीम पे डिटेल में नहीं पूछेगी, बस आपको कोट करना होगा अगर रेन्यूएबल एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी से सवाल आ जाए तो कुसुम स्कीम के बारे में, सृष्टि स्कीम के बारे में। कुसुम और सृष्टि स्कीम के बारे में आप पीआईबी पे थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। गोवर्धन स्कीम जो है उसमें क्या किया जाएगा कि गोबर को, जो काउ डंग को यूज किया जाएगा बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए, ये भी एक स्कीम है। उसके अलावा एक पीएम जीवन स्कीम है, इसमें बायोफ्यूल्स को के प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लॉन्च किया है, और इसमें क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी अब रेन्यूएबल एनर्जी कंसिडर किया जाएगा। तो इसके तहत होगा क्या कि जैसे रेन्यूएबल एनर्जी में एक परचेज ऑब्लिगेशन होता है कि सरकार को खरीदना ही पड़ता है, तो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी प्रोड्यूस हो रही है तो सरकार को खरीदना ही पड़ेगा। तो इससे इंसेंटिव मिलता है प्राइवेट प्लेयर्स को कि वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी रेन्यूएबल एनर्जी में कंसिडर किया जाएगा, तो ये जो मैंने आपको चार्ट बताया था 32, 38, 9 और 4 गीगावाट्स, तो अभी तक रफली 83 to 84 गीगावाट्स रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो लगभग 50 और हो जाएगी, तो ये 120 गीगावाट्स के आसपास हो जाएगा रेन्यूएबल एनर्जी। ये डिपेंड करता है कि रेन्यूएबल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा। नए डेफिनेशन के मुताबिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी अब रेन्यूएबल एनर्जी के तहत ही आएंगे। तो प्रीलिम्स में अगर ये सवाल दे दिया गया कि अभी प्रेजेंटली इंडिया 120 to 130 गीगावाट्स रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि वो आप जस्ट वो सवाल आपको ये चेक करना चाह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी अब इंडिया में रेन्यूएबल एनर्जी की तरह कंसिडर होती है, ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है। जो लोग डेफिनेटली पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर अगर आप डिटेल में ये न्यूज को नहीं फॉलो किए होंगे, तो डेफिनेटली स्मॉल हाइड्रो तो रेन्यूएबल एनर्जी का पार्ट पहले से ही है, लेकिन अब लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी रेन्यूएबल एनर्जी का पार्ट घोषित कर दिया गया इस पॉलिसी के द्वारा। तो कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड टिडबिट्स देख लेते हैं। जो दमन एंड द्वीप में जो दीव आइलैंड है दैट इज कंप्लीटली सोलर पावर्ड आइलैंड, और जो कोचीन का जो एयरपोर्ट है दैट इज फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो ये चीजें प्रीलिम्स के एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए मैंने डाल दिया। उसके अलावा 2013 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब रन ऑफ द जनरल क्या होता है कि कोई भी रिवर होती है उसमें डैम बनाया जाता है, तो वहां पे पानी को स्टोर किया जाता है, फिर पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको फर्दर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके टरबाइन को मूव किया जाता है। लेकिन रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में क्या होता है, कोई डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो इससे फायदा ये होता है कि जो रिवर का इकोसिस्टम है, रिवर की जो बायोडाइवर्सिटी है, वो एडवर्सली अफेक्टेड नहीं होती है, लैंड सबमर्जेंस नहीं होता है, या फिर लोगों को एक जगह से डिस्प्लेस जो किया जाता है बिकॉज ऑफ द डैम कंस्ट्रक्शन, वो भी नहीं होता है। तो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जो रनिंग वाटर है उसी को यूज किया जाता है टरबाइन को मूव करने में। अब ये 2013 में न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि उस समय किशनगंगा प्रोजेक्ट था जो जम्मू एंड कश्मीर में था, किशनगंगा रिवर के ऊपर। तो पाकिस्तान काफी ज्यादा इस इशू को रेज कर रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है इंडिया। तो उसी समय रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट काफी न्यूज में था, इसलिए यूपीएससी ने पूछ लिया था। लेकिन रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोजेक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और उसका बेनिफिट्स क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से रिलेटेड डेफिनेटली मैंने कवर कर लिया है, मैंने काफी एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। ये इंडिया और जर्मनी के बीच में प्रोजेक्ट है 35,000 करोड़ रुपीस का। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। अभी तक टोटल 10 गीगावाट्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में डाला जा चुका है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि वेदर फ्लक्चुएशन के चलते ग्रिड फ्लक्चुएशन काफी होता है, तो उस टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को स्टैब्लिश किया जा रहा है बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ जर्मनी। और उसके अलावा माइक्रो ग्रिड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि सच दैट की रेन्यूएबल एनर्जी के चलते जो ग्रिड फ्लक्चुएशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। 2016 में क्वेश्चन आया था, गिव एन अकाउंट ऑफ अचीवमेंट्स एंड टारगेट्स pertaining to the production of renewable energy in the country and discuss the importance of national program on LEDs। अब टारगेट्स क्या है और अचीवमेंट्स क्या है मैंने आपको बता दिया है। आप इसमें आईएनडीसी से रिलेटेड टारगेट्स भी डाल सकते हैं टारगेट में, और 175 गीगावाट्स के बारे में बात कर सकते हैं। साथ में जो सेगमेंटल टारगेट्स है उसके बारे में बात कर सकते हैं, कितना अभी तक अचीव कर लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट्स, वो एक आप चार्ट में डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते थे। और उसके अलावा नेशनल प्रोग्राम ऑन एलईडीज के बारे में, इसका 2 कंपोनेंट है, एक है स्ट्रीट लाइट एलईडीज और एक हाउस होल्ड एलईडीज। यहाँ पे सब्सिडाइज रेट में एलईडीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है,
और इसका बेनिफिट क्या है एलईडीज का कि आप अगर सीएफएल से कंपेयर करोगे जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी तो एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एलईडीज में, और साथ में सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। और सीएफएल में प्रॉब्लम क्या था कि उसमें मरकरी का यूज़ किया जाता था, तो मरकरी की यूज़ करने के चलते उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड हजार्ड्स भी होते हैं। तो मीनामटा कन्वेंशन में कहा गया था कि सीएफएल को हटा के अब एलईडीज को प्रमोट करना जरूरी है। दो एलईडीज थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा है, सेल्फ लाइफ ज़्यादा है और इसमें मरकरी नहीं होता है, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड हजार्ड्स भी इसमें काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू सीएफएल। तो इस पर्टिकुलर रेन्यूएबल एनर्जी से जो पर्टिकुलर जितने भी कंसर्न्स थे, क्या क्या चैलेंजेस, इंडिया ने क्या स्टेप लिया बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने डिस्कस कर लिया है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।